Hello friends, welcome back to the class of SPM and Business Valuation for CMA Final. How are you? Obviously मजे में ही होंगे आप लोग. लास्ट क्लास में मैंने मर्जर एंड एक्विजिशन का वैल्यूएशन चैप्टर स्टार्ट किया था. वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन, उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की जो हमने बात की थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एनपीवी कैसे निकाला जाता है, इन सारे कंसेप्ट्स की हमने लास्ट क्लास में बात की थी. तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं. द मेन कंसेप्ट इन वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप लोगों ने हो सकता है सुना हो एक्सचेंज रेशियो के बारे में. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन में जो मेन कंटेंट है. सबसे पहले हमें स्वैप रेशो के बारे में पता होना चाहिए कि स्वैप रेशो क्या होती है. जब भी एक पर्टिकुलर कंपनी मर्ज विद द अदर पर्टिकुलर कंपनी, सो किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है, किस बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाता है, उनकी हम बात करेंगे. और उसका जो बेसिस होता है, मेन बेसिस होता है स्वैप रेशो. स्वैप रेशो जिसको हम शेयर स्वैप रेशो भी कहते हैं और शेयर एक्सचेंज रेशो भी कहते हैं. तो सबसे रिलेवेंट पार्ट, जब भी एक पर्टिकुलर कंपनी दूसरी पर्टिकुलर कंपनी के साथ मर्ज होती है या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तो देखी क्या जाती है सबसे इंपॉर्टेंट स्वैप रेशो. तो स्वैप रेशो जिसको हम शेयर स्वैप रेशो भी कहते हैं और शेयर एक्सचेंज रेशो भी कहते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. तो स्वैप रेशो रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी. स्वैप रेशो का मतलब क्या है? refers to the number of shares of the acquiring company, means जो कंपनी एक्वायर कर रही है या बिड कर रही है, जिसको हम बिडर कंपनी भी कहते हैं. जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसको हम बिडर कंपनी भी कहते हैं. दैट अ शेयर होल्डर ऑफ एक्वायर्ड कंपनी, टारगेट कंपनी. तो जब भी स्वैप रेशो की बात होती है तो स्वैप रेशो का मतलब क्या होता है कि रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर जो है वो एक्वायरिंग कंपनी मतलब बिडर कंपनी, दैट अ शेयर होल्डर ऑफ एक्वायर कंपनी, दूसरी कंपनी गेट फॉर गेटिंग इंटरेस्ट इन द टारगेट कंपनी. अपना जो टारगेट कंपनी में इंटरेस्ट छोड़ने के लिए जो शेयर होल्डर्स जो है शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्वैप रेशो कहते हैं. तो एक्वायरिंग कंपनी जिसको हम बिडर कंपनी कहते हैं और एक्वायर्ड कंपनी जिसको हम टारगेट कंपनी कहते हैं. तो टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को छोड़ने के लिए, शेयर्स को बेनिफिट छोड़ने के लिए जो भी उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वैप रेशो मींस एक्सचेंज रेशो भी कहते हैं, इसको शेयर स्वैप रेशो भी कहते हैं और शेयर एक्सचेंज रेशो भी कहते हैं. सो इन दिस केस द वे टू कैलकुलेट द स्वैप रेशो इज वेरी मच इजी. द मेन फैक्टर इन दिस कंसेप्ट इज स्वैप रेशो. हाउ टू कैलकुलेट स्वैप रेशो? फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ स्वैप रेशो, we need to calculate either EPS if the EPS of both the companies are given, or MPS means market price of a share, or NAV of the target company. So we need to calculate either EPS or MPS or NAV of the target company as specified in the question. The way to calculate the EPS we will discuss later on, and EPS, MPS and NAV of the target company. So the formula for the swap ratio, either EPS or MPS or NAV of the target company divided by EPS, MPS, NAV of the bidder company. So NAV ले लो या EPS ले लो या MPS ले लो, obviously जो भी लेंगे वो दोनों कंपनीज की सिमिलर लेंगे. EPS हो, MPS हो या NAV हो, दोनों कंपनीज की सिमिलर लेंगे. तो EPS ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय EPS ऑफ बिडर कंपनी, MPS ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय MPS ऑफ बिडर कंपनी, NAV ऑफ द टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय NAV ऑफ द बिडर कंपनी. सो इन दिस मैनर we can calculate the value of swap ratio. In the swap ratio we need to calculate EPS if EPS is not given in the question, or if MPS is not given in the question, how to calculate MPS we will discuss. And NAV of the target company, there is the very simple way to calculate NAV, net asset value, total assets minus total liabilities, we will discuss later on. So the formula to calculate swap ratio, EPS, MPS, NAV of the target company divided by EPS, MPS or NAV of the bidder company.
सो द फैक्टर टू बी चूजन, इसमें हमें ध्यान रखना है, द फैक्टर टू बी चूजन इन डिटरमाइनिंग द स्वैप रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कौन सा फैक्टर हम चूज करेंगे, मे बी ये हो सकता है हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड ना किया हो, तो कौन सा टारगेट हम चूज करेंगे या कौन सा फैक्टर हम चूज करेंगे, ईपीएस लेना चाहिए, एमपीएस लेना चाहिए या एनएवी लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री एंड द टाइप ऑफ कंपनी। इंडस्ट्री किस टाइप की है एंड कंपनी किस टाइप की है, इस पे डिपेंड करता है कि हम ईपीएस लेंगे, एमपीएस लेंगे, या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हम नेट एसेट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a publicly traded company would prefer MPS as a factor। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है जो पब्लिकली ट्रेड करती है, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एमपीएस लेना बेटर समझेगी, क्योंकि एमपीएस पब्लिक से डायरेक्टली ट्रेड चलता रहता है, तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बेटर वे है उस फैक्टर को लेने का, स्वैप रेशियो निकालने का, क्योंकि जो कंपनी की जो रेगुलर डीलिंग है वो किस बेसिस पर हो रही है, एमपीएस मार्केट प्राइस को देखते हुए हो रही है, या कह सकते हो जो कंपनी की डीलिंग है वो रेगुलर पब्लिक से हो रही है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो कंसिडर किया जाना चाहिए। सो कौन सा फैक्टर लेना है, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड द टाइप ऑफ कंपनी, किस टाइप की इंडस्ट्री है और किस टाइप की कंपनी जो है वो हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, किस टाइप का बिजनेस दिया हुआ है, एंड द न्यू अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन। न्यू अर्निंग पर शेयर हमें निकालने के लिए कह सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी ने जब दूसरी पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर किया या मर्ज किया, तो मर्ज करने के बाद ऑब्वियस बात है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मर्जर या एक्विजिशन तभी होगा जब जो कंपनी मर्जर कर रही है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का, ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें बेनिफिट इन्वॉल्व होगा, जिसको हम फ्यूचर में अभी पढ़ेंगे, सिनर्जी बेनिफिट जिसको हम कहते हैं। तो बेनिफिट होगा तभी मर्जर एक्विजिशन किया जाता है, और ऑब्वियसली बेनिफिट अगर होगा तो 101% जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, अर्निंग पर शेयर हर हालत में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो द न्यू ईपीएस का मतलब क्या है, न्यू अर्निंग पर शेयर रेफर्स टू द ईपीएस अवेलेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द मर्ज एंटिटी। न्यू ईपीएस का मतलब क्या है कि ईपीएस जो अवेलेबल है टू द शेयर होल्डर ऑफ द मर्ज कंपनी, जो मर्ज कंपनी है उसके शेयर होल्डर को जो ईपीएस अवेलेबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यू ईपीएस कहेंगे। जो भी कंपनी मर्ज होकर नई कंपनी बनती है, उस नई कंपनी के शेयर होल्डर को क्या वैल्यू मिलेगी, कितना ईपीएस मिलेगा, वो इस पर डिपेंड करता है। दिस इज कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। इसको हम ये फॉर्मूला यूज करके जो है वो कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द न्यू ईपीएस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू ईपीएस मीन्स न्यू अर्निंग पर शेयर, जब भी कंपनी हमारी मर्ज होगी उसके शेयर होल्डर का नया ईपीएस क्या होगा, वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग अर्निंग ऑफ द बिडर कंपनी। एग्जिस्टिंग अर्निंग क्या है बिडर कंपनी की, बिडर कंपनी की एग्जिस्टिंग अर्निंग क्या है, प्लस एग्जिस्टिंग अर्निंग ऑफ द टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी की एग्जिस्टिंग अर्निंग क्या थी, प्लस सिनर्जी बेनिफिट, जिसको मैंने बताया जब भी एक पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो उसमें सिनर्जी बेनिफिट मिलता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है अभी हम आगे बात करेंगे। तो सिनर्जी बेनिफिट का मतलब क्या हो गया, जब भी मर्जर होता है तो सिनर्जी बेनिफिट जो है अराइज होता है, जिसके बेसिस पर इसको हम डायरेक्ट बेनिफिट कह सकते हैं जो मिलता है मर्ज होने से। तो एग्जिस्टिंग अर्निंग ऑफ द बिडर कंपनी प्लस एग्जिस्टिंग अर्निंग ऑफ द टारगेट कंपनी प्लस सिनर्जी बेनिफिट, इस तरीके से हम जो है ये कैलकुलेट करते हैं न्यू ईपीएस। न्यूमरेटर में यह आता है डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द बिडर कंपनी। बिडर कंपनी के जो बिडर लिमिटेड, मतलब बिडर लिमिटेड का मतलब है बिडर कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो, प्लस एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी इनटू स्वैप रेशियो। तो इस तरीके से हम अल्टीमेटली न्यू अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट किया जाता है, इस तरीके से न्यू ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है। सो हियर इफ द सिनर्जी बेनिफिट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, अगर सिनर्जी बेनिफिट क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया गया, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिनर्जी बेनिफिट जो है वो हमें दिया हुआ होता है। इन केस
सिनर्जी बेनिफिट हमें नहीं दिया हुआ, देन इट शुड बी टेकन एज जीरो। हम ये मान के चलेंगे इनके सिनर्जी बेनिफिट नहीं दिया हुआ या सिनर्जी बेनिफिट की बात नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या कर लेंगे, जीरो कंसिडर कर लेंगे। एंड सिनर्जी बेनिफिट डिनोट्स द बेनिफिट अक्रूइंग ड्यू टू द मर्जर होने की वजह से जो बेनिफिट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जी बेनिफिट कहते हैं। सो सिनर्जी बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया हुआ तो सिनर्जी बेनिफिट जो है उसका मतलब जो भी बेनिफिट जो है मर्जर की वजह से होता है, नहीं दिया हुआ तो इन दैट केस हम उसको क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो हमें न्यू ईपीएस निकालने के लिए कह सकता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एग्जिस्टिंग अर्निंग दोनों कंपनीज की प्लस सिनर्जी बेनिफिट डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द बेटर कंपनी प्लस एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी तक हमने स्वैप रेशियो की बात करी, किस तरीके से स्वैप रेशियो निकाली जाती है, जिसको हम एक्सचेंज रेशियो भी कहते हैं या शेयर एक्सचेंज रेशियो भी कहते हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट एग्जामिनेशन फ्रॉम जून 2010 एग्जामिनेशन इन सीएमए फाइनल। जून 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अभी तक जो भी हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की, स्वैप रेशियो की बात करी, न्यू ईपीएस की बात करी जिसमें सिनर्जी बेनिफिट का यूज हुआ। सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ synergy benefit exchange ratio, I am taking one question from June 2010. Akash Limited wants to take over Western Limited and the financial details are as follows. Akash Limited जो है वो Western Limited को एक्वायर करना चाहती है, तो जो फाइनेंशियल डिटेल है वो इस तरीके से दी हुई है। पर्टिकुलर्स में आकाश लिमिटेड और वेस्टर्न लिमिटेड अमाउंट इन रुपीज लैक्स में अमाउंट दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसकी है 20 लाख आकाश लिमिटेड की और वेस्टर्न लिमिटेड की नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल आकाश लिमिटेड की 100 लाख है और वेस्टर्न लिमिटेड की 50 लाख है। शेयर प्रीमियम आकाश लिमिटेड का है नहीं और वेस्टर्न लिमिटेड का 2 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आकाश लिमिटेड का 38 है, वेस्टर्न लिमिटेड का 4 लाख है। 10% डिवेंचर 15 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। और अल्टीमेटली द टोटल वैल्यू जो हमें लायबिलिटी साइड दी होती है 173 लाख आकाश लिमिटेड की और वेस्टर्न लिमिटेड की 61 लाख। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट जो भी हमें क्वेश्चन में भी डिमांड करेगा उसमें इन चीजों का यूज होगा, मतलब इन फैक्टर्स का यूज होगा। और एसेट साइड पोजीशन हमें दी हुई है। इन एसेट साइड पोजीशन फिक्स्ड एसेट हैविंग वैल्यू ऑफ रुपीज 122 लाख, 122 लाख के फिक्स्ड एसेट है। एंड द करंट एसेट 51 लाख आकाश लिमिटेड के। द टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। एंड फॉर वेस्टर्न लिमिटेड द फिक्स्ड एसेट हैविंग वैल्यू ऑफ रुपीज 35 लाख एंड करंट एसेट 26 लाख। टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेस्टर्न लिमिटेड का 61 लाख मैच हो रहा है। एंड क्वेश्चन में बताया हुआ है हमें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, आकाश लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 24 लाख है और वेस्टर्न लिमिटेड का 15 लाख है। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो पहली कंपनी आकाश लिमिटेड का 24 रुपीज है और वेस्टर्न लिमिटेड का 27 रुपीज है। सो रिक्वायरमेंट्स जो डिटेल थी, एसेट लायबिलिटी डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है, मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो, मींस शेयर एक्सचेंज रेशियो टू बी ऑफर्ड टू द शेयर होल्डर ऑफ द वेस्टर्न लिमिटेड बेस्ड ऑन, कह रहे क्या शेयर एक्सचेंज रेशियो होनी चाहिए जो हम ऑफर करेंगे किसके शेयर होल्डर्स को। ऑब्वियसली कंपनी एक्वायर कौन कर रही है, जो कंपनी एक्वायर कर रही है वो आकाश लिमिटेड है वेस्टर्न लिमिटेड को, तो वेस्टर्न लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे, शेयर एक्सचेंज रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू पर बेस होनी चाहिए, ईपीएस पर बेस और मार्केट प्राइस पर बेस। सो कितने शेयर्स होने चाहिए, नेट एसेट वैल्यू पर बेस, ईपीएस पर बेस और मार्केट प्राइस पर बेस। एंड नंबर 2, which should be preferred from the point of view of Akash Limited. Akash Limited के point of view से either net asset value or earning per share
और मार्केट प्राइस कौन सा जो बेसिस है शेयर एक्सचेंज रेशियो का वो आकाश लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। एंड ये हमें दो चीजें क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ स्वैप रेशियो, हमें स्वैप रेशियो कैलकुलेट करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ स्वैप रेशियो फर्स्ट पॉइंट है computation of swap ratio to be offered to the shareholders of वेस्टर्न लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कितनी स्वैप रेशियो जो है वो ऑफर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ NAV। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल ऑफ एसेट्स, एसेट्स के टोटल में से लेस कर देंगे हम जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उसको हम लेस कर देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज में हमारे डिवेंचर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, ये लेस करके हमारे पास आ जाएगी नेट एसेट वैल्यू। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए मतलब स्वैप रेशियो निकालने के लिए हमें नेट एसेट वैल्यू चाहिए और स्वैप रेशियो निकालने के लिए हमें नेट एसेट वैल्यू NAV ऑफ द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी कौन है? वेस्टर्न लिमिटेड, जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय NAV ऑफ द आकाश लिमिटेड। आकाश लिमिटेड की जो NAV है, जो हमारी बिडर कंपनी है, उससे हम डिवाइड करेंगे। सो NAV कैलकुलेट करते हैं, दोनों की हमें NAV कैलकुलेट करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू, इसको हम वर्किंग नोट भी ले सकते हैं नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए। सो आकाश लिमिटेड और वेस्टर्न लिमिटेड की नेट एसेट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले टोटल ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जो टोटल है क्वेश्चन में आकाश लिमिटेड का है 173 रुपीज इन लैक्स है और वेस्टर्न लिमिटेड का है 61 लेस जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो लेस करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्वेश्चन में हमें 10% वाले डिवेंचर्स दिए हुए हैं। आकाश लिमिटेड के हैं 15 लाख, आकाश लिमिटेड के हैं 15 लाख और वेस्टर्न लिमिटेड के हैं 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दी हुई है। आकाश लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख और वेस्टर्न लिमिटेड की है नहीं। ये आ जाएगी हमारे पास नेट एसेट वैल्यू जो अवेलेबल है टू द शेयर होल्डर्स 173 माइनस 35। 173 में से 35 लेस करेंगे 138 एंड 65 में से 5 लेस किया 56। सो आकाश लिमिटेड और वेस्टर्न लिमिटेड की नेट एसेट वैल्यू available to the shareholders 138 lakh and 56 lakh divided by नंबर ऑफ शेयर्स से इसको डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आकाश लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं क्वेश्चन में बताए हुए हैं हमें
100 लाख रुपीस के शेयर हैं, डिवाइडेड बाय एक शेयर 10 रुपीस का है, 100 लाख डिवाइडेड बाय 10, 100 लाख को 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10 आ गए आकाश लिमिटेड के। और दूसरी कंपनी ये 50 लाख है, 10 रुपीस का एक शेयर है, डिवाइड बाय 10, 5 लाख आ गया। So 130 net asset value 138 divided by 10, 13.80, and 56 divided by 5, 1.20. So 13.80 the net asset value of Akash Limited on the basis of shares क्या आई 13.80 और वेस्टर्न लिमिटेड की आई 11.20। सो हमें जो फॉर्मूला था स्वैप रेशियो का, इसके बेसिस पर जो हमने किया ये वर्किंग नोट था। एनएवी ऑफ द वेस्टर्न लिमिटेड, वेस्टर्न लिमिटेड की जो एनएवी है वो आई है 11.20 और आकाश लिमिटेड की एनएवी आई है 13.80। आकाश लिमिटेड की एनएवी आई है 13.80। सो डिवाइड करेंगे इसको 11.20 डिवाइडेड बाय 13.80, 11.20 को डिवाइड करेंगे 13.80 से, यह आ गया 0.81, दैट इज इसको कह सकते हैं हम कितने परसेंट, 81%। मतलब 81% जो भी शेयर की वैल्यू है या जितने भी शेयर्स हैं उसके 81% शेयर ही क्या किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। किसको, वेस्टर्न लिमिटेड को। किसके शेयर्स, आकाश लिमिटेड के शेयर्स, क्योंकि आकाश लिमिटेड एक्वायर कर रही है। 81% शेयर ही अलॉट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट वैल्यू। सो हमें नेट एसेट वैल्यू पे भी निकालना है, एनएवी के बेसिस पे भी निकालना है, नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे भी निकालना है, हमें दूसरा ईपीएस के बेसिस पे भी ये कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पार्ट swap ratio on the basis of EPS. Second part, computation of swap ratio on the basis of computation of swap ratio on the basis of EPS, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। सो अर्निंग पर शेयर हमें कैलकुलेट करने के लिए पहले जो स्वैप रेशियो का फॉर्मूला है, ईपीएस ऑफ वेस्टर्न लिमिटेड डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ आकाश लिमिटेड। वेस्टर्न लिमिटेड टारगेट कंपनी है, आकाश लिमिटेड जो है वेस्टर्न लिमिटेड टारगेट कंपनी है, आकाश लिमिटेड बिडर कंपनी है। सो वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस आकाश लिमिटेड एंड वेस्टर्न लिमिटेड। सो ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड 24 एंड 15 लाख कि प्रॉफिट टैक्स देने के बाद और डिविडेंड देने के बाद, एज वी नो द प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स एंड डिक्लेयरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, द रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी बचता है वो किसका होता है, टैक्स और प्रेफरेंस शेयर्स का। डिविडेंड देने के बाद द रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसको हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हमें दिया हुआ है 24 एंड 15। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड हमें दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट अवेलेबल है 24 लाख रुपीज इन लैक्स हमें दिए हुए हैं एंड 15 lakhs divided by number of equity shares. अभी हमने निकाले थे number of equity shares. इसके आए थे आकाश लिमिटेड के 10 लाख और वेस्टर्न लिमिटेड के आए थे 5 लाख. So the EPS profit after tax and dividend divided by number of equity share 24 divided by 10 2.40 15 divided by 5 ये आ गया 3. So EPS दोनों का EPS हमने कैलकुलेट किया. EPS वेस्टर्न लिमिटेड का आया है 3 रुपीज पर शेयर और EPS फॉर द आकाश लिमिटेड एज वी कैलकुलेटेड 2.40. So EPS of Western Limited 3 divided by EPS of आकाश लिमिटेड डिवाइड करेंगे. हमारे पास जो रिजल्ट है 3 डिवाइड बाय 2.40 3 divided by 2.40 1.25 EPS आ गया 1.25 और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कह सकते हैं 125%. मतलब जितने भी वेस्टर्न लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं उसको हमें आकाश लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो 125% हमें शेयर्स जो है वो अलॉट करने पड़ेंगे. 125% शेयर्स जो है वो हमें देने पड़ेंगे. तो इस तरीके से स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, स्वैप रेशियो हमें निकालनी थी किस बेसिस पर, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पर हमने कैलकुलेट की. इसमें आ रही है 1.25 जिसको हम कह सकते हैं 125%. थर्ड, स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, स्वैप रेशियो हमें निकालनी है. कंप्यूटेशन ऑफ स्वैप रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ swap ratio on the basis of MPS. So the swap ratio MPS of target company means Western Limited divided by MPS of Akash Limited means bidder company. MPS market price of a share भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था. वेस्टर्न लिमिटेड का 27 था और आकाश लिमिटेड का था 24 एंड 27. आकाश लिमिटेड का 24 था और वेस्टर्न लिमिटेड का 27 था. ऊपर आएगा आकाश वेस्टर्न लिमिटेड का 27 डिवाइडेड बाय 24. 27 को 24 से हम डिवाइड करेंगे. 27 डिवाइडेड बाय 24 कम्स टू 1.125 और हम कह सकते हैं 112.50%. 112.50% जो है वो हमारे पास आया. स्वैप रेशियो आ गई ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पर, MPS के बेसिस पर. So the swap ratio which will be offered to the shareholders of Western Limited is कंप्यूटेड एज अंडर जो हमने निकाली. पहला ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी के बेसिस पर जो हमारी स्वैप रेशियो आई वो आई हमारी 0.81 टाइम्स, कह सकते हैं हम 0.81 टाइम्स. एंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर हमारी जो स्वैप रेशियो आई थी वो आई थी 125%. कितनी आई थी 125%, जिसको हम 1.25 टाइम्स भी कह सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ये हमारी आई है 1.125 टाइम्स। सो सबसे कम स्वैप रेशियो किस में आ रही है? एनएवी में आ रही है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिसीजन देना पड़ेगा जो उसने मांगा हुआ है बी पार्ट में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ Akash Limited, the swap ratio based on net asset value will be preferred because it will result in minimum number of fresh shares या fresh issue of Akash Limited. So हमने देखा in all the three cases, on the basis of NAV, the swap ratio, on the basis of NAV, the swap ratio is 0.81. And on the basis of EPS 1.25 times, and on the basis of MPS 1.125 times. So the minimum swap ratio in case of NAV ही आ रही है हमारी. So it is better to issue the shares on the basis of net asset value because it will result in minimum number of shares. क्योंकि हमारा एम क्या होगा? कम से कम शेयर्स जो है वो हम अलॉट करें, कम से कम शेयर्स जो है वो दें किसको? आकाश, मतलब वेस्टर्न लिमिटेड को. किसके? आकाश लिमिटेड के. सो ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी इट इज बेटर टू इशू द शेयर्स. फ्रेश इशू जो है वो एनएवी के बेसिस पर इशू करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2010 एग्जामिनेशन फ्रॉम CMA फाइनल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a company X is contemplating the purchase of another company Y, and company X is having 6 lakhs shares outstanding, having a current market price of rupees 50 per share, while company Y has 4 lakhs shares outstanding, having a current market value of rupees 25 per share. The earning per share EPS of company X is rupees 4, while that of the company Y is rupees 2.25 per share. And company X in consultation with company Y is considering the following two alternatives
ways to determining the exchange ratio. Number one, in proportion of their relative EPS, earning per share, and number two, in proportion of their current market prices. Suggest which alternative way company X should use to determine the exchange ratio so that after the merger increase in the EPS of company X is higher. So as per the question, company X is contemplating the purchase of another company Y. X जो है वो Y को खरीदना चाहती है. कंपनी Y जो है वो टारगेट कंपनी हो गई. कंपनी X जो है वो बिडर कंपनी हो गई. कंपनी X is having 6 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग. कंपनी X के इस समय जो है वो 6 लाख शेयर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है. हैविंग अ करंट मार्केट प्राइस, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 50 रुपीज पर शेयर. वाइल कंपनी Y के 4 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है. हैविंग अ मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू है 25 रुपीज पर शेयर. द अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी X इज रुपीज 4 while that of the company Y is 2.25. दोनों की हमें अर्निंग पर शेयर दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दी हुई है. कंपनी X जो है इज इन कंसल्टेशन विद कंपनी Y कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑल्टरनेटिव वेज टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेशियो. दो तरीकों से वो एक्सचेंज रेशियो जो है इवैल्यूएट करना चाहता है. इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिलेटिव ईपीएस, रिलेटिव ईपीएस के बेसिस पर, एंड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर करंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पर. सो सुजेस्ट विच ऑल्टरनेटिव वे कंपनी X शुड यूज टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेशियो सो दैट आफ्टर द मर्जर इंक्रीज इन द ईपीएस ऑफ कंपनी X इज हायर. कौन सा हम यूज करें, रेशियो या ईपीएस के बेसिस पे निकालें, स्वैप रेशियो या मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकालें, जिससे मर्जर के बाद ईपीएस जो है वो कंपनी X की हायर होनी चाहिए. इसका मतलब इन शॉर्ट ही वांट टू से कि हमें क्या निकालना है, न्यू ईपीएस निकालना है, न्यू अर्निंग पर शेयर निकालनी है हमें आफ्टर मर्जर करने के बाद. न्यू ईपीएस किस केस में ज्यादा आएगा, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस और ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट प्राइस. सो ये हम कैलकुलेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जो डेटा गिवन है, उसकी हम बात करते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं. X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड. इन केस ऑफ X लिमिटेड के जो हमें नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो है 6 लाख, और Y लिमिटेड के जो शेयर्स दिए हुए हैं वो हमें दिए हुए हैं 4 लाख. नंबर 2, MPS है 50 रुपीज पर शेयर X लिमिटेड का. Y लिमिटेड का दिया हुआ है हमें 25 रुपीज पर शेयर. थर्ड, EPS अर्निंग पर शेयर X लिमिटेड की 4 रुपीज पर शेयर और Y लिमिटेड की है 2.25 पर शेयर. एंड द फोर्थ पॉइंट, टोटल अर्निंग अगर हमें निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं. जो भी हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, हमारे 6 लाख हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको ईपीएस से.
6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 24 लाख रुपीस हमारी टोटल अर्निंग आ गई एक्स लिमिटेड की। वाई लिमिटेड की 40 लाख 4 लाख इंटू 2.25, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.25 comes to 9 lakh rupees. First of all, the information given in the question translated in the form of total earning. total earning की फॉर्म में हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे हमें, एमपीएस दिया हुआ था, ईपीएस दिया हुआ था। सो टोटल अर्निंग हमने कैलकुलेट कर ली, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर। सो नेक्स्ट, पहला हमें जो डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ, देखना है, निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू ईपीएस if swap ratio is on the basis of related EPS। तो न्यू EPS निकालेंगे और इस केस में स्वैप रेशियो हम किस बेसिस पे निकालेंगे? EPS के बेसिस पर स्वैप रेशियो निकालने के लिए EPS of Y Limited means target company divided by EPS of X Limited means bidder company। Y Limited की जो हमें क्वेश्चन में EPS दी हुई है, Y Limited की EPS है 2.25, X Limited की है 2.25 डिवाइडेड बाय 4। 2.25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 0.5625 आ गई हमारी स्वैप रेशियो 0.5625 टाइम्स। और हमें क्या निकालना है? न्यू ईपीएस। न्यू ईपीएस निकालने के लिए टोटल अर्निंग्स ऑफ X Limited plus total earnings of Y Limited plus फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं, सिनर्जी बेनिफिट डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ X Limited प्लस number of shares of target company into swap ratio। target company Y है into swap ratio। So the way to calculate new EPS, total earnings of X Limited plus total earnings of Y Limited plus synergy benefit divided by existing shares of X Limited plus number of shares of Y Limited multiplied by swap ratio। So the total earning, as we already calculated total earnings of X Limited, हमारी जो है वो हमने कैलकुलेट की, कितनी आई है? 24 लाख। Y Limited की 9 लाख। और आपको बताया था सिनर्जी बेनिफिट अगर नहीं दिया हुआ सो इट विल बी टेकन एज निल। सिनर्जी बेनिफिट है नहीं। एग्जिस्टिंग शेयर्स X Limited के 6 लाख हैं, Y Limited के एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है वो है 4 लाख। 6 लाख एंड 4 लाख X Limited के एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं वो 6 लाख हैं। नंबर ऑफ शेयर्स Y Limited के हैं 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो 0.5625। So 4 lakh multiplied by 0.5625, 2,25,000, the total 33 lakh divided by 6 plus 2.25 lakh, 4 lakh को 0.5625 से मल्टीप्लाई किया तो 33 lakh divided by 8,25,000, 8 4 is 32 और 25 is 4। ये आ गई क्या हमारी न्यू ईपीएस। न्यू ईपीएस आ गई हमारी 4 ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हमारी जो स्वैप रेशियो का हम बेसिस लेते हैं वो क्या लेते हैं? स्वैप रेशियो का बेसिस अगर हम
लेते हैं ईपीएस, तो हमारी जो न्यू ईपीएस है वो आ रही है हमारी 4 पर शेयर। दूसरे केस में हमें लेना था एमपीएस के बेसिस पर। सेकंड केस में हमें डिस्कस करना था ऑन द बेसिस ऑफ करंट मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से। So computation of new EPS if swap ratio, न्यू EPS हमें निकालना है अगर हमने जो swap ratio है किस बेसिस पे ले रहे हैं, is on the basis of market price of a share। शेयर के मार्केट प्राइस के बेसिस पे अगर हम लेते हैं, स्वैप रेशियो निकालने के लिए मार्केट प्राइस ऑफ वाई लिमिटेड मींस टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड मींस बिडर कंपनी। वाई लिमिटेड का जो मार्केट प्राइस था पर शेयर वो था मार्केट प्राइस 25 और एक्स लिमिटेड का था 50। 25 डिवाइड बाय 50 0.50 टाइम्स। न्यू ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। टोटल अर्निंग्स ऑफ एक्स लिमिटेड plus earnings of Y Limited plus synergy benefit divided by number of shares of X Limited plus number of shares of Y Limited multiplied by टोटल अर्निंग में तो कोई चेंज नहीं है। एक्स लिमिटेड की 24 लाख है, वाई लिमिटेड की टोटल अर्निंग है 9 लाख रुपीस एंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड के 6 लाख दिए हुए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स वाई लिमिटेड के थे 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो आ रही है 0.50 टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस, सो 33 लाख divided by 8 lakhs। 33 लाख को हम डिवाइड करेंगे 8 लाख से 4.125 जो है वो टाइम्स आ रही है न्यू ईपीएस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। हम बात करते हैं जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, जो हमने कैलकुलेशन करी। हमारी कैलकुलेशन में हमने ईपीएस के बेसिस पे निकाला और एमपीएस के बेसिस पे निकाला। जो न्यू ईपीएस है ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। न्यू ईपीएस आ रही है 4 रुपीज और इसमें आ रही है 4.125 टाइम्स। सो द ईपीएस, सो द न्यू ईपीएस if swap ratio is taken on the basis of MPS is higher, so our decision is to take the new EPS। न्यू EPS जो है वो हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर के बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर के बेसिस पर अगर हमने स्वैप रेशियो कैलकुलेट की, स्वैप रेशियो न्यू ईपीएस जो हमने स्वैप रेशियो अगर हमने कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस वो ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू स्वैप रेशियो अगर हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। सो हमारा जो डिसीजन है वो क्या होगा कि न्यू ईपीएस जो है वो हम किस बेसिस पर
जहां पे स्वैप रेशियो एमपीएस के बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी बेटर फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए बेटर होगा, क्योंकि इस केस में जो न्यू ईपीएस है वो इंक्रीज फॉर्म में हमारी आ रही है. So in today's class we have discussed the relevant concepts, how to calculate swap ratio and how to calculate new EPS. In the next class we will discuss some more questions and some more new concepts in this chapter, valuation in merger and acquisition. So आज के लिए इतना ही, बाकी हम next class में continue करते हैं. So goodbye, take care, all the best.